आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हम लोगों को विद्युत के बारे में पढ़ना है और इसमें हम 2 टाइप से विद्युत को पढ़ेंगे। विद्युत को 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हमारा यहाँ होगा स्थिर वैद्युत अर्थात स्थिर वैद्युतिकी। इधर की जो हमारी यूनिट रहने वाली है फर्स्ट वाली, वहाँ पे हमारा रहेगा स्थिर वैद्युतिकी और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चालन या धारा विद्युत भी कह सकते हैं, धारा विद्युत। अब हमको देखना क्या है, जो स्थिर वैद्युतिकी होती है, इस स्थिर वैद्युतिकी को जो कि पहली यूनिट में दिया गया है उस वाले में हम देखते हैं कि इसमें आवेश जो होता है वो अपने स्थान पर नियत रहता है। समझो जैसे आवेश को हम एक जगह पे रख देते हैं और वहीं से उसके सभी गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। अर्थात इस स्थिति में जो हमारा आवेश होता है वो चालक में गतिमान नहीं होता है। इस कंडीशन में हम विद्युत आवेश पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं, विभव पढ़ते हैं और ये सब चीज़ों को हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि जो हमारा विद्युत चालन है अर्थात जो हमारी धारा विद्युत है, इसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। इसमें हम लोग धारा पढ़ते हैं, अन्योन्य प्रेरण पढ़ते हैं और प्रेरकत्व पढ़ते हैं। ये सब जो गुण हमारे हैं वो विद्युत चालन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो कि है, जो पहला लेसन है वो हमारा है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। वैद्युत क्षेत्र चैप्टर 1, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र हम लोग पहले चैप्टर में देखेंगे। वैद्युत आवेश क्या चीज़ है, वैद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है, इन सबके गुणों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश की बात करते हैं। तो वैद्युत आवेश हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से वस्तुएं आवेशित होती हैं, किस प्रकार से आवेशित नहीं होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं। तो ज़्यादा हम इधर उधर की बातें ना बता करके ये सब जो चीज़ें होती हैं, बिल्ली की खाल पर अबानुस की छड़ को रगड़ने से आकर्षित होते हैं, इन सब चीज़ों को सिर्फ बेसिक रूप से सिर्फ समझने के तौर पर उपयुक्त किया जाता है। बाकी इनका हमें हमारी परीक्षा में कहीं पर भी इनका उपयोग नहीं होता है और हमें अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयारी करनी है, ठीक है। और जो हम नोट्स बनवा रहे हैं आप किसी भी बुक से, चाहे जिस भी प्रकाशन की बुक हो उसके लिए भी ये उपयुक्त रहेंगे। और जो नगीन प्रकाशन की बुक है खासकर उसी बुक से ये हम नोट्स बनवा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, विद्यालय वाले नोट्स, वो लोग भी अपने नोट्स कंप्लीट यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो वैद्युत आवेश की बात करते हैं। तो वैद्युत आवेश में हम एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं। जैसे एक कंघी है, इस कंघी को क्या करते हैं हम लोग अपने बालों पर, सूखे बालों पर जब रगड़ लेते हैं तो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों, कागज के टुकड़ों एवं छोटे छोटे कणों, बालू के कणों को आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो देखते हैं कि जब ये कंघी छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है तो कह देते हैं कि ये जो कंघी है वो आवेशित हो गई है। और ऐसा सिर्फ इस कंघी को सूखे बालों पर रगड़ने से होता है, गीले बालों पर रगड़ने से नहीं होता है, क्योंकि उस कंडीशन में वहाँ पे घर्षण बल नहीं होता है और जब घर्षण नहीं होगा तो इस कंघी, ये जो कंघी है वो आवेशित नहीं होगी। तो समझ सकते हैं। तो हमारी जो मुख्य परिभाषा है जिसको हमें परीक्षा में लिखना होता है, अर्थात जिसके द्वारा हमें नंबर प्राप्त होते हैं, वो कौन सी हमारी परिभाषा रहती है। तो देखिए हमारी जो मुख्य डिफिनीशन है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण
वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आता है, उसे आवेश कहते हैं। कहने का मतलब है जब कोई एक वस्तु होगी उसमें किसी भी प्रकार से यदि उसको आवेशित कर दिया जाए तो क्या होता है, वो छोटी छोटी या किन्हीं अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखने लगती है तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा जो है ये सटीक रूप से हम लोग यही लिखते हैं। बुकों में तो बहुत बड़ी बड़ी सी अलग अलग प्रकार से परिभाषा लिखी हुई होती है। ठीक है, तो हम जिस टाइप से फिजिक्स को हम रटेंगे नहीं, फिजिक्स को हम सिर्फ समझेंगे कि फिजिक्स में होता क्या है। हम आपको आगे ऐसे ऐसे प्रकार से फिजिक्स में बताने वाले, सिर्फ आपको फार्मूले याद होंगे, आप तुरंत उसके डिफिनीशन लिखेंगे, बाकी सब प्रूफ आप उसके आगे के स्वयं कर लेंगे। तो कहने का मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। सामान्यतः बुकों में जो परिभाषा हमें दी होती है वो विशेष प्रकार से परिभाषा लिखी होती है, उसके लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप से होती है, जो कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसको भी लिख देते हैं। आप लोग वो वाली परिभाषा भी अगर समझते हैं तो उसको भी याद कर सकते हैं। अथवा में हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। ये दोनों परिभाषाएं हमने आपको बताई कि दोनों परिभाषाओं में से किसी भी परिभाषा को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। समझने की बात यह है कि आप जो ऊपर की परिभाषा है वो स्वतः से हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से है। इनको प्रयोगों के आधार पर जो चीज़ों को देखते हैं उनके आधार पर हम उनकी तुलना करके लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। अथवा बुक्स की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। दोनों परिभाषाएं सिंपल हैं, उसमें से आप कोई भी परिभाषा स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकते हैं और ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारी वैद्युत आवेश हो गया, विद्युत आवेश की परिभाषा हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इस वैद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। जो विद्युत आवेश होता है इसको हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक
इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। ये तो जो मात्रक है हमारा मुख्यतः प्रचलित मात्रक है कूलाम। अधिकतर जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और हल करते हैं, तब हम हमेशा कूलाम मात्रक ही वहाँ पे लिखते हैं। किंतु इसके और भी मात्रक होते हैं, हम आपको बताएंगे एमकेएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक और भी अन्य मात्रक और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो हम लोग बात करते हैं मात्रकों की, आवेश के मात्रकों की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले एमकेएस पद्धति के मात्रकों की बात करते हैं। तो एमकेएस पद्धति में एक हमारा जो मात्रक है वो कूलाम है। एक मात्रक हमारा जो है वो कूलाम है। दूसरा मात्रक हम लोग फार्मूला कक्षा 10 में एक हम लोग पढ़े थे सूत्र, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी या I बराबर Q/T वाले फार्मूले से जब हम देखते हैं तो I को हम लोग धारा होती है जिसको हम लोग एम्पियर में, और T को हम लोग समय में मापते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा दूसरा एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और ये दोनों मात्रक किस पद्धति में है? एमकेएस पद्धति में है। जो लोग एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति नहीं जानते हैं वो लोग कक्षा 11 साइंस जो 11 की बुक है फिजिक्स की, उसमें जो हम लोग पार्ट बनाएंगे वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, वहाँ के भी कंप्लीट कोर्स, उस वहाँ से भी हम लोग अपना कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग सिर्फ मेहनत करके मन से सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये हम लोग मात्रक लिख लिए। एमकेएस पद्धति में कौन कौन से मात्रक होते हैं? तो एमकेएस पद्धति में हमारा कूलाम होता है और एम्पियर होता है। ये हमारे एमकेएस पद्धति के मात्रक हो गए। अगले हमारे सीजीएस पद्धति में मात्रक होते हैं। सीजीएस पद्धति में हमारा एक मात्रक होता है ईएसयू, और दूसरा हमारा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। ये हमारे दोनों जो मात्रक होते हैं ये सीजीएस पद्धति में होते हैं। ये जो दोनों मात्रक हमारे होते हैं वो सीजीएस पद्धति में होते हैं। और भी इसके दो मात्रक होते हैं जो किसी पद्धति में नहीं होते हैं, वो होता है एक ईएमयू, और अगला हमारा एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग फैराडे बोलते हैं, फैराडे। ये दोनों किसी भी पद्धति में नहीं होते। जबकि हमारा जो सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक जो हमारा होता है आवेश का वो फैराडे होता है, ठीक है। और जो हमारा एक फैराडे होता है, एक फैराडे बराबर, जो हमारा एक फैराडे होता है वो हमारा 96,500 कूलाम के बराबर होता है। जो हमारा एक फैराडे होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो इसके अन्य जो हमारे मात्रक होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? अगला देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक कूलाम की। तो एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम वो आपका 3 × 10⁻9 EMU के बराबर होता है। EMU के बराबर होता है। और जो तुम्हारा एक EMU होता है, एक EMU, जो एक EMU होता है वो तुम्हारा 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक कूलाम हुआ आपका वो 3 × 10⁻9, एक कूलाम जो है तुम्हारा 3 × 10⁻9 EMU के होता है। और जो एक EMU होता है वो 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है।
अर्थात एक जो तुम्हारा एक EMU होगा वो किसके बराबर होगा? 10 कूलाम के बराबर होगा। एक EMU जो होगा तुम्हारा वो 10 कूलाम के बराबर होगा। इसी प्रकार से एक माइक्रो कूलाम की बात कर लेते हैं। एक माइक्रो कूलाम जिसको हम लोग लिखते हैं 1 म्यू एफ, माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक म्यू एफ जो होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा 10 की पावर -6 कूलाम के बराबर होता है। 10 की पावर -6 कूलाम के बराबर होता है। और एक जो तुम्हारा माइक्रो कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम, ये इसको हम लोग लिखते हैं 1 म्यू और एफ, ये तुम्हारा हो जाता है 10 की पावर -12 कूलाम के बराबर होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये यूनिट्स इतनी क्यों लिख रहे हैं यार? ये यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि अभी आप जब आगे न्यूमेरिकल्स हल करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स में इन यूनिट का उपयोग होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश है उसका सबसे छोटा मात्रक कौन होता है और सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है। तो आवेश का जो आपका सबसे बड़ा मात्रक है वो फैराडे होता है और जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो तुम्हारा ESU होता है। ठीक है, तो अतः आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU होता है। अब ये क्रमानुसार होता है। यदि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं, तो उसमें आपको विकल्प ही ना दिया हो ESU वाला, तो उसमें जो क्रमानुसार और जो अन्य छोटे मात्रक होते हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में ध्यान रखना, कभी कभी ये सबसे छोटा ना दे करके किसी में फ्रैंकलिन का ऑप्शन दे देता है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं इनमें पूछ लिया जाता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। ठीक है, तो हमने आवेशों की बात की, हमने आपको अब तक बताया कि आवेश क्या होते हैं, आवेश की परिभाषाएं बताई, आवेश के मात्रक बताए। ठीक है, और इसको हम लोगों ने बताया कि आवेश को हम लोग प्रदर्शित किस चीज से करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। कितनी हो? n हो। मान लिया कोई चालक है, उसमें n इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब करना हमें क्या है, उसमें अगर n इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे समझेंगे कि इस चालक पे कितना आवेश है। तो यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब उस चालक पर आवेश Q बराबर Ne होता है। ये फार्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी चालक में आवेशों की संख्या कितनी है और उस चालक पर आवेश कितना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं विमा की। आवेश की विमा क्या होती है? आप सभी लोगों ने कक्षा 11 में विमाएं ज्ञात करना सीखा है। यदि आप नहीं सीखे हैं तो हमारी जो अन्य वीडियो आने वाली हैं आप लोग उसमें देख सकते हैं कि हमारी जो विमाएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं, किस प्रकार से उनके मात्रक निकाले जाते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे आपको आवेश की विमा के बारे में बता रहे हैं। तो आवेश का अभी हम लोग फार्मूला जो पिछले क्लासों में पढ़े थे, Q बराबर IT से, इस वाले फार्मूले से हम देखते हैं। ठीक है, तो जब हमको इसकी विमा ज्ञात करनी है तो इसका I मतलब एम्पियर होता है, I मतलब धारा होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो I के लिए हम A लिख लेंगे और T के लिए हम समय टाइम लिख लेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा आवेश है उसकी जो विमा है वो 80 होती है, या भौतिक विज्ञान के नियमानुसार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t और a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं, आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है। आवेश किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, परंतु हमें इसका परिमाण ज्ञात होता है। सदिश अदिश की परिभाषाएं होती हैं कि सदिश वे राशियां कहलाती हैं जिनमें आपको दिशा में परिमाण दोनों का ज्ञान होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। परंतु अदिश राशियों में हमें परिमाण तो ज्ञात होता है परंतु उनकी दिशा ज्ञात नहीं होती है। मान लो कोई चालक तार है, उसमें आवेश को हम प्रवाहित कर दिए, अब आवेश इधर से इधर की ओर जा रहा है या इधर से इधर की ओर जा रहा है। ये तो बैटरी के चार्ज और टर्मिनल अगर चेंज कर देते हैं तो इधर से उधर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें उसकी दिशा ज्ञात नहीं हो पाती है परंतु उसका परिमाण ज्ञात होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा आवेश है वो एक प्रकार की क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं आगे आवेश की। तो आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, आवेशों की बात करते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आवेशों का प्रकार बात करते हैं। आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनावेश और ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अभी आपको बताएंगे धनावेश कब हो, कोई भी अगर चालक पदार्थ है तो धनावेशित कब हो जाता है और वो ऋणावेशित कब हो जाता है। यदि किसी चालक में से हम इलेक्ट्रॉनों को एक चालक से दूसरे चालक में भेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और जो पहला चालक होता है वो धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाला जो ऋणावेशित चालक होता है उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है जिसके कारण वो ऋणावेशित हो जाता है। अभी इसके बारे में आगे आपको हम और डिटेल से बताने वाले हैं। तो यहाँ हमने बात कर ली कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित होते हैं और ये ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ये धनावेशित हैं तो क्या होता है। दो धनावेशित आवेश किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, दो ऋणावेशित आवेश किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, यदि कोई दो धनावेशित आवेश हैं, माना कि एक ये प्लस क्यू आवेश है, दूसरा एक इधर पे और प्लस क्यू आवेश है। ये दोनों जो होते हैं एक ही अगर समान प्रकार के दोनों आवेश हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, अर्थात इनके जो बल की दिशा होगी एक दूसरे से विपरीत होगी। ठीक है, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, चाहे वो दोनों प्लस प्लस के हों चाहे वो दोनों माइनस माइनस के हों। प्लस प्लस के होंगे तब भी समान आवेश होंगे, तब उसमें प्रतिकर्षण होना ही होना है, चाहे वो माइनस माइनस के दोनों हों चाहे वो दोनों प्लस प्लस के हों। इन दोनों में हमेशा प्रतिकर्षण ही होता है। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे की ओर नहीं आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं। यदि समान आवेश होते हैं तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि यदि विपरीत आवेश होंगे, एक मान लिया माइनस का आवेश है और एक हमारे पास प्लस का आवेश है, तो माइनस वाला कहेगा इधर आ जाओ भैया, ये इधर बुलाएगा, और प्लस वाला भी इधर की ओर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब दो इसमें लगने वाला जो बल होगा तो दोनों की दिशाएं एक ही ओर होंगी, इन दोनों की दिशाएं विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, अर्थात इनमें कौन सा बल लगा है, आकर्षण बल लगा है। अगर समान आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल होता है, और यदि अगर असमान आवेश हैं तो उनमें आकर्षण बल होता है। तो बात करते हैं यहाँ से, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो इसमें देखते हैं कि जो विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, और बोर होके नहीं पढ़ना है। अभी तो सिर्फ बेसिक है, तो जब तक बेस चलेगा तब तक हमको ये बेस नहीं पता होगा, तब तक आगे की चीज़ें हम कैसे समझेंगे। तो हमको ये जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको समझ लेना है अच्छे से। इसी के बाद हमारे जो अगले प्रूफ हैं, अगली जो वीडियो आने वाली बिल्कुल तड़ाके धमाकेदार होने वाली है, नंबर 1 की वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो जब तक आप लोग बेस नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग बेस ही नहीं जान पाएंगे, तब तक हम क्या समझेंगे इसमें कि जो भी प्रयोग करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट है। अभी आप लोगों को हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को एक्सपेरिमेंट मतलब फुल जो भी फिजिक्स का है टोटल फुल कंप्लीट कोर्स हम आपको देंगे, ठीक है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ये किसने बताया था? एक वैज्ञानिक थे विलियम विलियम गिलबर्ट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जो आवेश हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं ये हमें बताया था एक दूसरे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये दोनों वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो पहले वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट है उन्होंने सिर्फ बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? धनावेश एवं ऋणावेश, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो आवेशों के प्रकारों में हमने देखा कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और अगर जो 2 समान प्रकार के आवेश होते हैं जिनमें समान आवेश होगा, धनावेश या ऋणावेश, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब अपने से दूर हटाते हैं। और यदि वहीं पे एक धनावेश और एक ऋणावेश होता है, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से वस्तुओं अर्थात पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है, अर्थात आवेशन की विधियां क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां कहने का मतलब है जो हमारे पास जो चालक होंगे, जो वस्तुएं होंगे, उनको हम किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, उनमें आवेश किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो आप लोग एक छोटा सा काम करेंगे कि जो परिभाषाएं हैं हम उनको लिखने के बजाय आपको बोलते रहेंगे और आप अपने स्वयं से नोट्स बना लेंगे, जिससे आसानी होगी कि थोड़ा वीडियो कम लंबा होगा और आसान वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आवेशन की विधियों में बात करते हैं। जो हमारी पहली विधि है वो है घर्षण द्वारा। जो आवेशन है वो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घर्षण द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब ये होता है, अब हम जैसे बात कर लेते हैं कि हम कोई 2 परमाणुओं की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात कर ली एक ये किसी परमाणु की, तो ये इसके परमाणु आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर कोई परमाणु होता है, ठीक है, तो उसका नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। और आप लोगों को हम यहाँ बता रहे हैं इस टाइप से कि मान लिया ये हमारे पास कोई एक परमाणु है, ये इस परमाणु का नाभिक है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, और इसकी कक्षाओं में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये इस टाइप से एक है। और दूसरा एक और इसी पास में इस दूसरे परमाणु की कल्पना कर लेते हैं। माना कि ये कोई एक दूसरा परमाणु है, इसके नाभिक में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जब आपस में आकर के रगड़ देते हैं, ठीक है। जब ये अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, अब इनको क्या करते हैं, जब आपस में ला करके अपने बल द्वारा बाह्य बल लगा करके इनको आपस में रगड़ देते हैं, जो अर्थात इनके बीच में घर्षण उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण इस
पदार्थ के इस परमाणु के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। तो अब क्या हो जाता है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, ठीक है, और प्रोटॉनों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये वाला जो तुम्हारा प्रोटॉन होगा ये ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। अच्छा, आप समझते हैं धनावेशित ऋणावेशित कैसे हो जाता है। माना कि इस वाले में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही इसमें क्या हैं, प्रोटॉन हैं। इधर वाले में बात कर लेते हैं, इधर वाले में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास 12 प्रोटॉन हैं। चूँकि मुक्त अवस्था में जो परमाणु होता है उसको लोग उदासीन ही कहते हैं, चूँकि उनमें आयन धनायन सब कुछ होता है, परंतु मुक्त अवस्था में वो उदासीन ही माना जाता है, चूँकि उसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर मानी जाती है, ठीक है। बाकी आप ये परमाणु जो भी बातें हैं वो आप लोग केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब इन दोनों को आपस में हम एक दूसरे से रगड़ देते हैं, जब इनको एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो मान लेते हैं इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लिया इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, और यहाँ पे हमारा प्रोटॉन ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गए आके, तो यहाँ पे बाद में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 15 इलेक्ट्रॉन हो गए जबकि प्रोटॉन हमारा 12 का 12 ही रहा, तो यहाँ पे अव्यवस्था से उत्पन्न हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इसमें आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जिसके कारण अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो गया, परमाणु धनावेशित होगा, परमाणु धनावेशित होगा। ये बात समझ गए कि कब परमाणु हमारा धनावेशित होगा और कब ऋणावेशित होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की जो संख्या है वो 12 रह गई, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 15 हो गए, और इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं चार्ज काहे का होता है, ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज काहे का होता है, ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो हमारे पास जो परमाणु होगा वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। तो सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो माइनस का चार्ज हो ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारा जो परमाणु होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित होगा, परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित। तो आप लोग समझ गए होंगे कि घर्षण द्वारा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो चालक होते हैं अर्थात जो परमाणु होते हैं, उनको किस प्रकार से धनावेशित या ऋणावेशित किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। पहली विधि हमने बताया है आपको घर्षण द्वारा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटाने में बहुत बल खर्च होता है, जितना लिखने में नहीं उससे ज़्यादा इसको मिटाने में बल लगता है भैया। तो अगला हमारा जो है, अब हम लोग बात कर लेते हैं चालन द्वारा। अगले टाइप में हम बात करते हैं चालन द्वारा। नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। पहले विधि हमने बताया घर्षण द्वारा, और दूसरी विधि हमारी है चालन द्वारा। इसमें क्या होता है, हम एक ऐसा पदार्थ लेते हैं, ठीक है, या एक ऐसा चालक लेते हैं जिसमें धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है, धनावेश ऋणावेश दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं, धनावेश भी होता है और इसमें ऋणावेश भी होता है। अब करते क्या हैं, अब इसमें अगर इसको हमें आवेशित करना होता है, धन आवेश ऋण आवेश दोनों प्रकार के आवेश हैं, तो अब क्या करते हैं, एक ऐसी हम क्षण लाते हैं, एक चालक क्षण लाते हैं जिसमें क्या होता है, एक प्रकार का आवेश हो। एक प्रकार का आवेश मतलब मान लिया इस पूरी की पूरी क्षण पर धनावेश है, क्या भैया इसमें धनावेश है। अब पूरी की पूरी क्षण में हम क्या लाते हैं, धनावेश लाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये धनावेश, ये जो हमारा गोला था, जो चालक था, पहले से इसमें धनावेश ऋणावेश दोनों उपस्थित थे। अब क्या किया, इसके पास हम
एक और क्षण लेके आए चालक क्षण, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन, केवल इसमें हमारा धनावेश है, केवल धनावेश है। अब हम क्या करें, जबरदस्ती इसमें ठूस रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, ठूस रहे हैं। अब जब ये जो हम इसमें जब धनावेश को हम लगातार इसके अंदर डालते रहेंगे तो इसके अंदर के जो धनावेश होंगे, प्रतिकर्षण के कारण किधर की ओर, बाहर की ओर भागने लगते हैं। अर्थात जब इसके बीच में इसके अंदर लगातार धनावेश जाता रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, जो धनावेश होगा वो बाहर की ओर, इसके पृष्ठ पर बाहर की ओर आने लगता है, इसके बाहर की ओर पृष्ठ पर आने लगता है ये। और इसके बीच में अल्प मात्रा में धनावेश एवं अधिक मात्रा में ऋणावेश रह जाता है। अब जब इसके पृष्ठ पे चारों तरफ धनावेश हो गया तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा चालक था ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। क्योंकि अब क्या देख रहे हैं कि इस चालक पर अधिक मात्रा में जो धनावेश है वो उपस्थित है और वो भी चालक के बाहर उपस्थित है। अर्थात कहने का मतलब है जैसी क्षण होगी, अर्थात जैसा आवेश इस चालक को हम देंगे, हमारा जो चालक होगा उसी प्रकार से आवेशित हो जाएगा। अर्थात ये धनावेशित हो गया, ये धनावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इसी चालक को हम लोग इधर से ऋण आवेश दे देते हैं, क्या करते हैं, ऋण आवेश दे देते हैं, तो फिर वही प्रोसेस होगी। ये देखो, ये ऋण आवेश की क्षण इनको हम दे दिए। अब ये क्षण दे दिए तब ये माइनस 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 माइनस, इसमें धन और ऋण और धन दोनों प्रकार के आवेश पहले से उपस्थित थे। अब जब इसके अंदर हम लगातार ठूस रहे हैं माइनस वाले तो क्या होंगे, माइनस माइनस अभी हमने बताया था जब एक प्रकार के होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होने का मतलब क्या होगा, वो अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे इस चालक के, तो कहाँ आ जाएंगे, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर आ जाएंगे। इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर ऋणावेश उपस्थित हो जाएगा और इसके बीच में अधिक मात्रा में धनावेश तथा अल्प मात्रा में ऋणावेश रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये हमारा चालक होगा ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ये चालक हमारा ऋणावेशित हो जाता है। अब बात समझ में आ गया आप लोगों को। हम दो प्रकार से बता चुके हैं आपको, घर्षण द्वारा बताए थे, घर्षण द्वारा आवेशित कैसे करते हैं वस्तुओं को। अब इसमें हमने आपको बताया कि चालन द्वारा वस्तुओं को आवेशित कैसे करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रेरण द्वारा, नंबर 3 और अंतिम जो है कि किस प्रकार से आवेशित करते हैं, प्रेरण द्वारा। ठीक है, देखिए मिटा लेते हैं इसको, बहुत मेहनत का कार्य। भैया आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी जो अन्य बच्चे हैं आपके समकक्ष या आपके इधर उधर जो भी कक्षा 12 की परीक्षा 2022 में देने वाले बच्चे हैं उन सबको वीडियो शेयर करना। ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है। और वर्ष के अंत तक हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे और अंत में हम आपको एनसॉल्ड भी हल करवाएंगे और आपको बताएंगे बोर्ड में कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं, आप अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। ठीक है, उस सब के लिए हम आपको वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। जो हमारा तीसरा टाइप बचा हुआ है वो हमारे पास है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा चालन कैसे होता है, तो प्रेरण द्वारा बात करते हैं कि मान लिया एक हमारे पास ये चालक आवेशित गोला दिया हुआ है, इसमें धनावेश एवं ऋणावेश दोनों समान मात्रा में उपस्थित हैं। धनावेश एवं ऋणावेश दोनों क्या हैं, समान मात्रा में उपस्थित हैं। क्या करते हैं, इनसे दूर एक आवेशित प्लेट, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, तो मान लेते हैं इनसे दूर एक हम धनावेशित प्लेट रख देते हैं। अब क्या होता है, ये जो धन आवेश होता है ऋण आवेश को अपने ओर क्या करने लगता है, खींचने लगता है। ठीक है, तो जितना ऋण आवेश होगा इस धनावेश की ओर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा है कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को दूर भेजते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं, कहेंगे आ जाओ आ जाओ। तो इधर देखते हैं कि अब माइनस वाले इधर आ रहे हैं, प्लस वाले उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये बन जाएगी, इस प्लेट को रखने के कारण क्या कंडीशन बनती है कि जो माइनस वाला होगा वो सब आपका एक तरफ आ जाएगा, इधर ये माइनस का इधर आ गया, प्लस वाला बेचारा इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस चालक को भू संपर्कित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ दिए। अब जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे
ठीक है भैया। जब इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इसका जो धनावेश है, ठीक है, यहाँ से पृथ्वी माता से ऋणावेश जाएगा और ये धनावेश काहे में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अर्थात ये संपूर्ण चालक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। संपूर्ण चालक पर ऋणावेश आ जाएगा, अर्थात जो चालक होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा चालक, ठीक है। इसी प्रकार यदि इस चालक के पास में हम क्या करते हैं, इस चालक के पास में अगर एक हम ऋण आवेशित प्लेट ला करके रख देते हैं, ठीक है, तो ऋण आवेशित प्लेट रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन होती है हमारी। ये प्लेट रख देने के कारण अब क्या होगा, जितना धन आवेश होता है वो सब इस प्लेट की ओर आ जाएगा। जितना भी धन आवेश है, जितना भी धन आवेश है सब प्लेट की ओर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है या माइनस वाली है, तो ये कहता है इधर आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ प्लस वाले जितने लोग हैं, और जितने लोग निगेटिव हैं उनको दूसरी तरफ भेज दो भैया, क्योंकि ये समान टाइप के लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो इसको भी हम लोग भू संकर्पित कर देते हैं। जब भू संपर्कित कर देते हैं तो इसका मतलब ये जो अब जो इसका ऋणावेश होगा ये पृथ्वी माता में आकर के समा जाएगा, और जो जितना ऋणावेश था वो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। और इस प्रकार से जो ये चालक गोला है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और ये जो चालक है वो धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको तीनों विधियां बताई हैं, ठीक है। अभी हमने आपको पहली विधि बताई थी कि किस प्रकार से, पहली विधि हमारी कौन सी रही है, किस प्रकार हम इनको आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की जो पहली विधि थी वो घर्षण थी, दूसरी विधि चालन है और तीसरी विधि प्रेरण है। इन तीन विधियों से हम पदार्थों एवं चालकों को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, अर्थात धनावेशित एवं ऋणावेशित कर सकते हैं, ठीक है भैया। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं भैया, इसको मिटाने में पुनः बहुत बल का प्रयोग करना पड़ता है, लिखने में कम समय लगता है, इसको मिटाने में उससे भी अधिक समय लगता है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने आवेशन की विधियां पढ़ ली हैं, और आवेशन की विधियों के बाद में जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो हमारा है कूलाम का नियम। अब हम लोग विधिवत कूलाम के नियम को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियम को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं कूलाम के नियम में छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग डालते हैं हेडिंग कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में देखते हैं कि कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया, और इन्होंने अपना नियम बिल्कुल न्यूटन के नियम के अनुसार से दिया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर बाद में इसको आपको नोट्स बनवाते हैं। तो ये जो F बराबर इसका 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आता है कूलाम के नियम से। और जबकि हम लोग देखते हैं जो Fg आता है वो आपका आता है Gm1 M2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों में लगभग इन चीज़ों की समानताएं दी गई हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नियम एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने द्रव्यमान के लिए हल किया था, इन्होंने वैद्युत आवेशों के लिए हल किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यूटन के नियम का कॉपीराइट है कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था यदि कोई दो बिंदु आवेश, मान लिया ये तुम्हारे पास एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। मान लिया कि दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ये बहुत बड़े आवेश नहीं है, इसलिए इनको बिंदु आवेश कहा जाता है, ठीक है। क्या कूलाम ने बताया कि कोई दो बिंदु आवेश कहाँ पर अगर r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, ठीक है। ये हम कूलाम के नियम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियम की जो परिभाषा है हम आपको नोट्स करवा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग एक बार लिखेंगे और याद करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो ये Q1 Q2 हैं, जो ये दो आवेश Q1 Q2 हैं, अभी हमने परिभाषा में लिखा है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग F मान लेते हैं, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या मान लिया, F मान लिया, जो कि एक दूसरे के क्या हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, परिभाषा नोट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर परिभाषा में हमने अभी बताया कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो इन पे लगने वाला, इन दोनों पे लगने वाला जो बल F है, इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चिन्ह तो एक ही जैसे दोनों हैं, लेकिन जब बटे में लिखा जाता है तो इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, और अगर यहाँ ऊपर लिखा हुआ होता है तो इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं समीकरण नंबर इसको 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में इधर दोनों तरफ F है तो लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और अपान R स्क्वायर के। ये बात हम यहाँ तक जब सॉल्व कर लिए तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये अनुक्रमानुपात होता है, और इस अनुक्रमानुपात को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो F और इसको हटाते हैं तो बराबर, और एक नियतांक लगा देंगे स्मॉल k, Q1 Q2 और अपान R स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है हम वायु अथवा निर्वात के लिए ज्ञात कर रहे हैं। किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, वायु अथवा निर्वात के लिए। तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो गया, जहाँ K क्या है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, पाती नियतांक है। K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आप लोग इसे नीचे लिखेंगे, हम इसको इरेज करके इधर लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मान यहाँ पे रखते हैं तो हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये सूत्र प्राप्त होता है जो कि निर्वात अथवा वायु के लिए कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम है। ठीक है, जो कि निर्वात अथवा वायु के लिए कूलाम का नियम है। यदि आवेश कहाँ पर उपस्थित हो, यदि आवेश किसी ऐसे माध्यम में उपस्थित हो, जिसका परावैद्युतांक के हो, तब
कूलाम के नियम से सूत्र क्या बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा तब सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, ये सूत्र हमें तब प्राप्त होता है जब ये दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में ना होकर के किसी ऐसे माध्यम में हो जिसका परावैद्युतांक K हो। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। नोट हो गया हो तो इसे अब नोट हो गया आप लोगों का, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। ये भैया इरेज हो गया, इधर का मिटा लिया है, इधर इनको बर्बाद कर दिए इतना लिखने के बाद में, मिटाते मिटाते सब। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है, K माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम मतलब जिस प्रकार के माध्यम में रखा, अगर वायु में रखा होता है तो ये ऊपर वाला फार्मूला होता है, निर्वात में हो तो ऊपर का फार्मूला वही वाला यूज करते हैं। अगर माध्यम बदल दिया जाए, जैसे कांच कर दिया जाए, जल कर दिया जाए, तो जैसे ही माध्यम बदल जाता है वैसे ही हमारा ये फार्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बल का मात्रक सब लोग जानते हैं। ठीक है, बल F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल F का मात्रक न्यूटन होता है, ये तो सब लोग बहुत पहले से जानते होंगे। तो बल का अगर हम मात्रक जान गए हैं तो अब यहाँ से हम लोग मात्रक निकालना शुरू करते हैं एप्सिलॉन नॉट का। अब ये देखो एक इसमें नया वर्ड आया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसको हम लोग एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं और इसका एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका हम लोग मात्रक देखो निकालने जा रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को, इन टर्म को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर ये जितने भी बटे वाली संख्याएं गुणे में और गुणे वाली संख्याएं बटे में भेज देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या कैसे कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर रख लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो F हमारे पास हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर बटे Q1 और ये Q2। ठीक है, ये दोनों अचर पद हैं, इन दोनों को इधर भेज देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, ये दोनों के दर्जे पलट देते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाना है। तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर के। ये हो गया, ये दोनों कांस्टेंट है, नियतांक हैं। ठीक है, तो इनकी कोई विमा नहीं होती है तो इनको उधर भेज देते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर, ठीक है, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जब मात्रक हम देखते हैं तो 1/4 पाई हमारा कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, संख्याएं हो गई। तो संख्याओं का कोई मात्रक नहीं। Q1 Q2 दोनों आवेश हैं और आवेश का मात्रक हमने आपको क्या बताया था, कूलाम है। और कूलाम इंटू कूलाम 2 बार लिखें तो इससे अच्छा हम कूलाम स्क्वायर लिख लें बटे F इंटू R स्क्वायर दिया। F का मात्रक हमने अभी आपको बताया न्यूटन होता है। R मतलब दूरी है, दूरी को काहे में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये हो गया आपका मीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85। जितना कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं, जितना कि यूज करते हैं, वो मान हमारा रहता है 8.85। ठीक, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट 8.854 गुणे 10 की पावर -12। और इसका भी हम लोग मात्रक क्या लिखे हुए थे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। ये वाला, ये जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का
मान होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये निर्वात और एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या हैं? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता, इसको हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु में क्या है? वैद्युतशीलता है, इसको हम लोग निर्वात के वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमने यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर लिया। एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की हम लोग विमा निकालेंगे। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था एप्सिलॉन नॉट के लिए। एप्सिलॉन नॉट की अगर विमा निकालनी है तो हम लोग लिखे थे 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, ये नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती, इस वाले मान को छोड़ देंगे। Q1 Q2 का मतलब होता है Q एक आवेश है और आवेश की विमा हमने आपको पहले ही बता दी है, तो ये इसकी 80 हो गई। और 2 बार आवेश लिखा हुआ तो इसका स्क्वायर कर देंगे बटे न्यूटन, मतलब ये जो हमारा बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बल की विमा, ठीक है, बल की विमा हम लोग F बराबर ma फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, परंतु कक्षा 11 में जो लोग पढ़े हैं उनको सबको ज्ञात होगी कि बल की विमा mL/-2 होती है और r जो हमारे दूरी है, दूरी को लेंथ कहते हैं, इसलिए इसका L² होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा a² इंटू t² और नीचे हमारा हो जाएगा mL/3 t⁻²। अब क्या करते हैं, इनको पक्षांतर करते हैं। जब इनको ऊपर ले जाते हैं तो जो प्लस वाली घातें होती हैं वो माइनस में और जो माइनस वाली होती हैं वो प्लस में, तो इसका मतलब हो जाएगा m⁻⁻1, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, और L⁻³ और t ये माइनस का 2 है और माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा t⁻² और +2, माइनस की जब ऊपर जाती है तो प्लस पावर हो जाती है और इंटू a²। इसको सही करके लिख देते हैं तो हो जाएगा m⁻⁻1 और L⁻⁻3 t⁻4 और a⁻2, जो कि हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा है। आप लोग इसको भी नोट कर लें, इसको भी मिटा देते हैं भैया, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे फार्मूले में, सूत्र में, कि जो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो मान है वो स्मॉल k के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे के पूरे एप्सिलॉन नॉट का जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो पूरा का पूरा मान है, इस मान को हम लोग कहते हैं 9 × 10 की पावर, ठीक है, 9 × 10 की पावर 9, इसका इतना मान होता है, याद रखेंगे 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, ये तुम्हारा मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और इसका मात्रक हो जाता है तुम्हारा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और बात कर लेते हैं कूलाम के नियम में। और जो कैपिटल के होता है, कैपिटल के है, इसको हम लोग कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं। और ये प्रत्येक माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। के का मान अलग अलग माध्यमों में
माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। के का मान अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसा माध्यम होगा उसी के अनुसार के का मान बदलता रहता है, ठीक है। वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए जो के का मान होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब आज हम इस वीडियो को यही अंत कर रहे हैं। अगला वीडियो हमारा जल्दी ही आएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसके बारे में, इसके आगे के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बची हुई है, कूलाम के नियम की परिसीमाएं बची हुई हैं, वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे अगले वाले वीडियो को, और इस वीडियो को भी यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।